हेलो हाय फ्रेंड्स, जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एसी फंडामेंटल, और एसी फंडामेंटल में अपन ने अब जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस, और आपका एसी के अक्रॉस कैपेसिटर और एसी के अक्रॉस इंडक्टर के देखेंगे कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो करें अपन स्टार्ट। तो अपन देखते हैं सबसे पहले एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगाओ तो क्या क्या होगा उसमें, और उसके क्या पावर फैक्टर होगा, और उसमें क्या आपका फेजर डायग्राम बनता है, और कौन सी पावर आपकी उसमें रहेगी, कौन सी पावर जीरो होती है, कौन सी पावर किसके इक्वल होगी, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसी के अक्रॉस रजिस्टर। तो आप हेडिंग डाल दें, एसी अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो अपन एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखें कि अपन ने सबसे पहले क्या किया है कि एक रेजिस्टेंस लिया और इसको एसी के अक्रॉस अपन डाल देते हैं। ये माना मैंने एसी के अक्रॉस मैंने कोई रेजिस्टेंस डाल दिया है। ये आपका एसी सोर्स है, इस पर जो वोल्टेज है वो वी है। तो यहाँ से जो करंट पास होगी वो अपनी कौन सी करंट पास होगी, आई करंट पास होगी। अब अपन ने शुरू में ये देख लिया था कि जो आपका एसी फंडामेंटल में जो करंट पास होती है वो इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर अपन कहते हैं कि वोल्टेज देंगे वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। तो मैं यहाँ से इस वोल्टेज को बताना चाहूँ तो V इक्वल क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये तो अपन ने पहले दिन फर्स्ट टाइम जब अपन एसी फंडामेंटल स्टार्ट किया था उसी टाइम देख लिया था। ओके, तो ये तो आपका वोल्टेज हो गया, इसको मैंने इक्वेशन मान ली, फर्स्ट मान ली। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं R से मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखो इक्वेशन ये फर्स्ट मानिए मैंने, इसी वोल्टेज को मैं क्या कर देता हूँ, R से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी करंट निकल के आ जाएगी, है ना। तो मैंने यहाँ से क्या किया है, इसको मैं R से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, I इक्वल V मैक्सिमम अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब देखें, आप थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ तक तो देखो अपन ने कर लिया, पर यहाँ से आपको एक चीज़ ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जो Vm अपॉन R, जो अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन मैक्सिमम ले रहे हैं ना, तो उस टाइम जो करंट की वैल्यू निकलेगी वो भी मैक्सिमम में निकलेगी। तो यहाँ से जो करंट की इक्वेशन आएगी वो I इक्वल्स I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये याद रखें कि V मैक्सिमम में मतलब वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू में अगर रेजिस्टेंस से अपन डिवाइड करते हैं ना तो अपनी मैक्सिमम करंट निकल के आती है। यहाँ से ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, मैं कुछ आपको डाटा बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे अपने को सर्किट दे दिया जाएगा और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए सर्किट में वो देखें। अपने पास सबसे पहले ये कहेगा कि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करें। तो आपको देखो मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आई मैक्स फाइंड करना है मैक्सिमम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी मैक्स में रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वी मैक्स कहाँ से मिलेगा, जो आपकी इक्वेशन आ रही है ये जो स्टार्टिंग में वैल्यू दी गई है ये वी मैक्स या पीक वैल्यू है ना। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो आपको आई मैक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर अपन आगे देखें कि यार अपने पास इस सर्किट के अंदर यही सर्किट दे देगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज दे देगा अपने को और बोलेगा कि सर्किट में फाइंड होने वाली आरएमएस करंट बताएं। अब देखो अपने को कई बार आरएमएस करंट भी निकालनी पड़ सकती है। तो यहाँ से अगर मैं आरएमएस की वैल्यू निकालूं, करंट आरएमएस की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को जो वोल्टेज है इस बार मैंने वी मैक्सिमम लिया, तो मेरे को इस बार क्या लेना पड़ेगा, यहाँ आरएमएस वोल्टेज लेना पड़ेगा और मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा आर से। ओके, तभी जाके आपकी क्या निकल पाएगी, आरएमएस करंट निकल पाएगी। अगर अपन बात करें कि सर ये तो पहले तो देखो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम को हम आरएमएस में बदलें, थोड़ा सा अटपटांग लग रहा है। नहीं तो आपने अगर मैक्स को डायरेक्ट अगर आरएमएस में बदल सकते हैं, अपन किस प्रकार से बदल सकते हैं कि वो देखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। वी आरएमएस है, अगर आर से डिवाइड करें तो ये आरएमएस प्राप्त हो रहा है। नहीं तो आप एक काम करें कि आपने मैक्सिमम प्राप्त कर ली करंट, है ना, और अपने को आरएमएस चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो कि डायरेक्ट आरएमएस इक्वल क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपॉन √2। ये चीजें तो मैंने वहां पर आपको जब ये
आरएमएस वैल्यू बताई थी, उस टाइम मैंने बताया था साइनसोइडल वेव का आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दी गई हो और आरएमएस निकालनी हो तो √2 से डिवाइड कर लेना, जब वो कौन सी वेव हो, साइन वेव हो। ये चीजें तो अपन ने देख ली थी। अब आगे चलते हैं। कई बार इसी सर्किट के अंदर अपने पास क्या पूछ लेगा, एवरेज वैल्यू पूछ लेगा कि अपनी एवरेज वैल्यू क्या होने वाली है, सर्किट में करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करें। तो देखो किस प्रकार से करते हैं। तो इस बार आपको एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज, तो आपको देखो एक चीज है कि आई एवरेज निकालना है, तो यहां पर आपको जो वोल्टेज की वैल्यू चाहिए वो एवरेज में चाहिए। पहला तो ये फॉर्मूला होता है कि यहां पर आपको एवरेज में चाहिए और नीचे रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज करंट आ जाएगी। बात करें कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास एक चीज है कि आपने मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको आप क्या कर लो, √2 से, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज अपने पास, मैक्सिमम एवरेज करंट निकालनी है और अपने को क्या करना है, तो यहां से अपन ने मैक्सिमम करंट तो वैल्यू निकाल रखी आई मैक्सिमम, तो यहां से क्या हो गया, आई मैक्स 2I मैक्स अपॉन पाई, ये फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आई एवरेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से अपन फाइंड कर सकते हैं। यहां तक तो अपन ने क्या कर दिया कि जो अपने पास 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, इस सर्किट में कौन सा, या तो आई मैक्सिमम की वैल्यू पूछेगा, या आई आरएमएस की वैल्यू पूछेगा, या फिर आई एवरेज की वैल्यू पूछेगा। तो इन तीनों में से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे अपन इसी के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। अपन वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब अपन ये पूरा सॉल्व कर लेंगे आरएलसी सर्किट को। अब बात करते हैं कि अगर अपन क्या करें कि इसी सर्किट में अगर मैं पावर फैक्टर देखना चाहता हूं तो पावर फैक्टर क्या देखेंगे, देखो लिख देते हैं पावर फैक्टर। आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि अगर पावर फैक्टर देखता हूं मैं, तो देखो अपने पास इक्वेशन 1 और 2, करंट वोल्टेज की इक्वेशन अपने पास 1 है और वोल्टेज की इक्वेशन अपने पास 1 है और करंट की इक्वेशन अपने पास दूसरी है। इन दोनों से अपने को क्या करना पड़ेगा, पावर फैक्टर फाइंड करना है। और पावर फैक्टर अपन जानते हैं cos फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, है ना। पावर फैक्टर तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देख रखा है। तो पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos फाई के द्वारा डिनोट करेंगे और करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल ही क्या कहलाएगा, आपका पावर फैक्टर कहलाएगा, कोजा एंगल या कोस एंगल, है ना। तो यहां से अगर मैं देखो कि अगर मैं फेजर डायग्राम देखता हूं दोनों इक्वेशनों के अकॉर्डिंग, तो मैंने माना रेफरेंस माना 0 डिग्री, मैंने रेफरेंस लिया है कितना, 0 डिग्री। अब मेरे को यूं बताओ, सबसे पहले अपन वोल्टेज पे आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन 1 के साथ में देखो कोई भी डाटा ऐड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने फेज एंगल में बताया था जब कोई भी डाटा इस इक्वेशन के साथ ऐड नहीं हुई, यहाँ पर प्लस कोई डिग्री लिखी हुई, इतनी डिग्री ना, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी डिग्री ऐड नहीं है, तो यह मतलब क्या है कि 0 डिग्री से वेव स्टार्ट हो रही है वोल्टेज के ना। तो 0 डिग्री से हो रही है तो आपकी वोल्टेज कहाँ चलेगी, यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करंट की बारी है, करंट के पास चलते हैं। करंट के पास भी देखो कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री एंगल है ना, तो करंट भी क्या कर रही है, 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट हो रही है, इसी के साथ चल रही है। तो आपकी करंट भी कहाँ चलेगी, यहाँ पर चलेगी। तो आप मेरे को यूं बताओ कि दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री। कितना है ये, 0 डिग्री आया। तो अब मेरी बात सुने, 0 डिग्री आ गया, अपने पास पावर फैक्टर फाइंड करना है ना। तो अपन पावर फैक्टर जो होता है वो होता है आपका cos फाई, पावर फैक्टर cos फाई क्या होगा, तो देखो cos फाई की वैल्यू अपन ने कितनी की, 0, और cos 0 का मान 1। तो याद रखें कि रेजिस्टिव लोड में ओनली फॉर आपका ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, उस टाइम जो आपका पावर फैक्टर आने वाला है वो यूनिटी आने वाला है। कितना आने वाला है, यूनिटी। यहां तक तो अपन ने देख लिया। अब अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखें थोड़ा सा, क्योंकि इस पोर्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। तो देखते रहें, ध्यान रखें कि आपको एक तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए कि इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बन सकता है, और तीसरा क्वेश्चन पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग बन सकता है कि आपसे पूछेगा प्योर रेजिस्टिव लोड के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना रहता है आपका, 0 डिग्री। 0 डिग्री रहेगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यूनिटी पावर फैक्टर रहता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कैसा पावर फैक्टर रहता है आपका, यूनिटी रहता है। वैसे भी अपन ने पावर फैक्टर के वीडियो में ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। अब अपन देख लेते हैं थोड़ी पावर के बारे में। तो अब अपन देखें कि पावर, इस सर्किट में पावर कितनी खपत होगी वो देखें, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां से पावर के बारे में देखता हूं।
अपन ने देखो पावर का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, और पावर मैंने 3 प्रकार की बढ़ा रखी है ना आपको, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर। ये 3 प्रकार की पावर होती है। अपने तीनों प्रकार की पावर देखते हैं कि कौन कौन सी पावर इसमें जीरो होने वाली है। ओके, तो अपन सबसे पहले देखते हैं रियल पावर या एक्टिव पावर। बहुत सारे नाम है इस रियल पावर के, थोड़ा ध्यान रखें। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर का अपने को फॉर्मूला पता है ना कि P बराबर क्या होती है, एक्टिव पावर को P के द्वारा डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है, VI cos फाई, है ना। अब देखो अपने पास सब कुछ डाटा पता है, और देखो वैल्यू पुट करनी होती है कि P का तो मैंने P लिखा, और VI ये लो VI cos फाई की वैल्यू अपने को पता है कि 0 है। फाई की वैल्यू कितनी, 0, तो P इक्वल्स कितना आ गया, VI। अब आपको थोड़ा सा एक माइंड में एक चीज याद रखनी है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये V और I करंट और वोल्टेज अगर अपन ले रहे हैं, ये करंट और वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है, RMS वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है। यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, तो याद रखें कोई भी आप पावर फाइंड कर रहे हो उस टाइम जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी RMS वैल्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले, आगे अपन देखते हैं रिएक्टिव पावर। दूसरी पावर कौन सी होती है, रिएक्टिव पावर। अब अपन रिएक्टिव पावर देखें, और रिएक्टिव पावर को अपने को पता है कि Q के द्वारा डिनोट कर रहे हैं अपन, है ना। रिएक्टिव पावर पहले अपन ने पढ़ रखा है, वो वीडियो जरूर देखें आप, क्योंकि ये जो पावर है उस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से पढ़ा रखी है कि जो इंडक्टर या कैपेसिटर आपका जो पावर ड्रॉप कर रहा है वो रिएक्टिव पावर होती है। ये देखो Q इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर का VI साइन फाई। पर एक चीज याद रखें, क्योंकि पावर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट पे पूछे जाते हैं। यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिट देखें कि रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, kVAR, और रियल पावर की यूनिट क्या होती है आपकी, वाट या किलोवाट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन देखें कि यार यहाँ से अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं, रिएक्टिव पावर फाइंड करते हैं कि इस सर्किट में रिएक्टिव पावर कितनी आने वाली है। आप देखो, आप नॉर्मली आप भी फाइंड कर सकते हो कि Q इक्वल्स VI साइन, देखो फाई की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 0, है ना। पावर फैक्टर द्वारा निकाल ली थी, ये लो 0, तो Q पावर कितनी आ गई आपकी, देखो cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0। तो यहां से कितना मिल गया अपने को, रिएक्टिव पावर कितनी आ गई, 0। तो आपसे ऐसा कोई पूछे कि ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसमें रिएक्टिव पावर 0 होती है, रेजिस्टिव, याद रखना। ओके, अब अपन चलते हैं कि लास्ट अपने पास एक पावर हो जाती है एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर के बारे में अपन देख लेते हैं। ये लो एपरेंट पावर, हिंदी में बोलते हैं, अब आ ही सकती इसको। अब अगर अपन एपरेंट पावर देखें तो एपरेंट पावर क्या होती है, S इक्वल V इंटू आई होती है। इसमें देखो कोई भी आपका देखो वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो अपने पास कुछ दी होगी, पावर फैक्टर इसमें कुछ मेंशन नहीं करता है एपरेंट पावर के अंदर। तो अपने पास एक चीज पता चल रही है यहाँ से, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, और ये थोड़ा सा माइंड में रखना। देखें किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव बनेगा। मैं यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। तो अब देखें कि जो अपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर रियल पावर और जो आपकी एपरेंट पावर, देखो रियल पावर P बराबर VI आ रहा है, एपरेंट पावर भी S बराबर VI आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो याद रखें कि रेजिस्टिव लोड में आपके एक्टिव पावर एपरेंट पावर के बराबर होती है। तो लिख दें एक्टिव पावर एपरेंट पावर के बराबर होती है। और एक चीज और याद रख लें, रिएक्टिव पावर रेजिस्टिव लोड में 0 होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अपन देखते हैं एसी के अक्रॉस कैपेसिटर लगा के कि कैसा उसका बिहेवियर रहता है कैपेसिटर का, और कैसा फेजर डायग्राम रहेगा। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन इसके अब अपन देखते हैं कि एसी सोर्स के
अक्रॉस कैपेसिटर आगे देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या इफेक्ट रहता है और क्या आपका पावर फैक्टर आता है और किस प्रकार का आपका फेजर डायग्राम रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करें स्टार्ट। फिर देखें ऐसी अक्रॉस कैपेसिटर। अब कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर को अपन क्या करना है, ऐसे सप्लाई के में जोड़ देंगे और देखेंगे उसमें नेचर किस प्रकार का होगा। मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया और मैं इसको ऐसी सप्लाई के साथ जोड़ रहा हूँ। यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो मैंने माना आई करंट पास हो रही है और यहाँ से कोई अपन V वोल्टेज दे रहे हैं और इस V वोल्टेज आपको पता है कि जो अपन एसी में जो V वोल्टेज देते हैं इसका मतलब होता है V इक्वल VM साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से अगर अपन कोई सप्लाई दी है, वोल्टेज दिया है, तो ये कौन सा वोल्टेज दिया है, VM साइन ओमेगा टी। इसी फॉर्मूले के द्वारा अपन करंट और वोल्टेज को डिनोट करते हैं, क्योंकि ये तो अपन ने शुरू में पढ़ रखी हैं चीज़ें ना, बार बार रट चुकी होगी। अब अपन देखते हैं कि यार जो ये जो कैपेसिटर आपने लिया है ये क्या करता है कि वोल्टेज का विरोध करेगा। ये वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, सडन चेंज नहीं होने देता, किसकी, वोल्टेज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। तो अपन कह सकते हैं कि I इक्वल C dV अपॉन dt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मैंने वैसे कैपेसिटर में भी आपको बता रखा है, इससे पहले मैंने कैपेसिटर का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन कर रखी है। तो याद रखें कि I इक्वल C dV अपॉन dt। तो अपन यहाँ से याद रखें कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से ये याद रखनी है आपको, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कि कैपेसिटर किसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। तो कैपेसिटर अपने जो अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है उसकी सडन को चेंज नहीं होने देता। ओके, अब अपन चलते हैं आगे कि यहाँ से अपने को पता है कि जो करंट की वैल्यू निकलने वाली है इस सर्किट में, अगर अपन करंट की वैल्यू निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, I इक्वल C dV अपॉन dt फॉर्मूले से निकलने वाली है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि यह जो करंट है I लिया और C का C, और ये देखो dV अपॉन dt का मतलब यहाँ पर जो V वोल्टेज की वैल्यू कितनी है ये अपने को दे रखी है, ये मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने अगर पुट किया तो क्या आ गया, d अपॉन dt VM साइन ओमेगा टी हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि यार देखो कि यहाँ पर अगर अपन कोई वैल्यू दी जाती है तो VM की तो वैल्यू होती है आपकी 5, 10, 15, 220, 230, 40, 50, 60 जो भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो VM है जो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो इसका अपन क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकते, डिफरेंशिएट मतलब अवकलन तो कर ही नहीं सकते VM का। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। तो I इक्वल्स क्या हो गया, CVM हो गया। यहां से अपने पास बचा है d अपॉन dt और यहां पर क्या है, साइन ओमेगा टी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखें कि अपन को डिफरेंशिएट करना है dt के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी का, और देखो किस प्रकार से करते हैं कि ये देखो I इक्वल CVM तो आपका कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करना है साइन ओमेगा टी का, तो साइन का अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास डाटा निकल के आता है साइन का कॉस ओमेगा टी। देखो अगर अपन क्या करेंगे dt के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी का किया तो क्या निकल के आया, कोस ओमेगा टी निकल के आया। फिर देखो dt के रिस्पेक्ट में अगर ओमेगा टी का अपन और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा आपका, ओमेगा। तो यहां पर क्या हो गया, डॉट ओमेगा हो गया। अब अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं कि I ये ओमेगा मैं आगे ले आता हूं, तो ओमेगा CVM कोस ओमेगा टी हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन एक चीज देखें कि यार मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या, VM 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब ये इसके देखो मल्टीप्लाई में है ना। तो अगर यहां से देखो 1 बाय
ओमेगा सी लिखा तो ये ओमेगा सी ऊपर चला गया, मतलब सेम इक्वेशन ऊपर वाली बन रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मैंने क्या कर दिया इसका cos ओमेगा टी हो गया। अब आप याद रखें कि यार 1 जो ओमेगा सी है ये देखो क्या बन रहा है 1 ओमेगा सी। अपन ने देख रखा है कि जो कैपेसिटर होता है इसमें जो रिएक्टेंस आती है आपकी एक्स सी, सुना है ना। तो यहां से याद रखें कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होती है वो होती है एक्स सी इक्वल 1 ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर लें तो क्या हो जाएगी 1/2 पाई एफ सी, है ना। तो यहां से अपने को पता है कि 1 ओमेगा सी जो है वो क्या बनता है एक्स सी बनता है। तो मैं यहां पर 1 ओमेगा सी की वैल्यू क्या है एक्स सी पुट कर सकता हूं। तो वेरी सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा मामला देखो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा वी एम अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, है ना। अब मेरे को यूं बताओ कि यार जब वोल्टेज में देखो कि यहाँ पर इस बार अपन एक्स सी मतलब ये रेजिस्टेंस के डिवाइड तो कर रहे हैं वोल्टेज में, तो क्या निकलने वाला है करंट निकलने वाली है। देखो मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट निकलेगी। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी। अब अपन कॉस को क्या करना चाहते हैं साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब किस में हो गया साइन में कन्वर्ट हो गया। अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई यहां से 2। अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन अपनी कौन सी है 1 जो वोल्टेज की थी, और ये अपनी इक्वेशन 2, इन दोनों से अपन क्या करेंगे पावर फैक्टर फाइंड करेंगे। अब अपन पावर फैक्टर देखते हैं कितना आता है। तो करें स्टार्ट, फिर देखें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो देखो पावर फैक्टर करने से पहले अपने को फेजर डायग्राम पता होगा, तभी अपन पावर फैक्टर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर तभी पावर फैक्टर तो बताएगा अपना एंगल कितना आएगा, है ना। फिर अपन को उसकी वैल्यू वो जो वैल्यू आएगी वो अपन पुट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें कि सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं फेजर डायग्राम बना रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले माना 0 डिग्री रेफरेंस माना मैंने यहाँ। अब इस 0 डिग्री रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपन देखे मानते हैं कि यहां से देखो जो वोल्टेज है वोल्टेज में देखो कोई भी एंगल आ रहा है क्या, कोई एंगल नहीं है। 0 डिग्री से वेव स्टार्ट हो रही है वोल्टेज की, तो वोल्टेज की 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है तो आपकी यहां पर क्या आ जाएगी वोल्टेज V। अब इस वोल्टेज के अगर अपन बात करेंगे वोल्टेज का, तो अपन ने देख लिया कि जो आपका 0 डिग्री से स्टार्ट हो गई है। अब अपन करंट के बारे में देखें तो करंट क्या कर रहा है कि प्लस 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। प्लस 90 डिग्री मतलब इस वोल्टेज का क्या आपका प्लस 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री कहां पर बनेगा आपका, ये एंगल प्लस 90 डिग्री का ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से जो ये डायग्राम बना अपने पास ये किस प्रकार का बन जाएगा, ये लो ये जो एंगल मेंशन हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है 90 डिग्री का हो रहा है। और अगर अपन ऐसा न करके कि कई बुक्स में अपने डायरेक्ट डायग्राम ऐसा दिया हुआ है कि यहां पर आपके क्या 0 डिग्री रेफरेंस माना है और यहां से अपने पास क्या है वोल्टेज की वैल्यू है, इससे अगर अपन 90 डिग्री का स्टार्ट करें तो यहां से भी आपको कोई डायग्राम मिलेगा और इस प्रकार का अपने पास क्या हो जाएगा यहां से करंट की और वोल्टेज के बीच में फेजर डायग्राम हो जाता है कैपेसिटर सर्किट के अंदर। ओके, तो ये डायरेक्ट याद रखिए कि यहां से अपने पास जो कोस फाई की वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी डिग्री मिल रही है 90 डिग्री मिल रही है ना। तो यहां से अगर कोस 90 डिग्री मिल रहा है तो अपने पास अगर पावर फैक्टर देखना है, और पावर फैक्टर क्या होता है अपना cos फाई, और cos फाई की वैल्यू जो है अपने पास 90 है तो मैं यहां पर डायरेक्ट 90 पुट करता हूं, और cos 90 क्या होता है आपका 0 हो गया। अब देखो आपका जो सर्किट है वो कौन सा है कैपेसिटिव सर्किट है। तो देखो पावर फैक्टर जो आपका आ रहा है वो तो आ रहा है कितना 0, पर किस नेचर का आ रहा है ये आपका लीडिंग आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटर में जो पावर फैक्टर होता है शुद्ध प्योर कैपेसिटर की अपन बात करें तो उसमें पावर फैक्टर 0 होता है और किस नेचर का होता है आपका लीडिंग नेचर का होता है। आगे चलते हैं अपन, फिर देखते हैं इसमें। देखो इस सर्किट में पावर के बारे में बात करें अपन तो सबसे पहले जो अपनी पावर आती है वो आती है अपनी रियल पावर, और रियल पावर का अपने को फॉर्मूला पता है वी पी इक्वल क्या होता है वी आई cos फाई। यहां से अगर मैं देखूं तो P का ये P वी आई
अब देखो cos फाई की वैल्यू, अगर फाई की वैल्यू देखो कितनी है 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये जो आपकी पावर है P ये कितनी हो जाएगी 0। तो याद रखें कि जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है उसमें पावर ड्रॉप नहीं होता, रजिस्टिव पर पावर ड्रॉप बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक कैपेसिटिव सर्किट है उसके अंदर वोल्टेज दिया जाएगा, अभी अपन कुछ टाइम के बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना यहाँ, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको देखो कैपेसिटर की वैल्यू दी जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू दी जाएगी, करंट की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर पावर ड्रॉप निकालें, तो याद रखना कि जब रेजिस्टेंस सर्किट है ही नहीं तो उसमें पावर ड्रॉप होगा ही नहीं। ओके, अब अपन चलते हैं रियल इस पे एपरेंट पावर और रहेगी अपनी, एपरेंट पावर और देख लेते हैं अपन, एपरेंट पावर। अब अपन एपरेंट पावर जो होती है वो क्या होती है, S इक्वल वी आई। यहां पर तो देखो कोई पावर फैक्टर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है एपरेंट पावर पे, तो एपरेंट पावर कितनी रहने वाली है S इक्वल वी आई। जो आपको वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू देगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास कौन सी आ जाएगी, एपरेंट पावर आ जाएगी। और लास्ट जो अपन पावर रहती है वो होती है अपनी रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर के बारे में देख लेते हैं, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर होती है Q इक्वल वी आई साइन फाई। अब देखो यहां से Q इक्वल अपने पास वी आई, फाई की वैल्यू अपने पास पता है कितनी है 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1 इंटू 1, तो Q इक्वल क्या हो गया वी आई। तो याद रखें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहां से कि आपका जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है उसमें क्या होता है, एपरेंट पावर रिएक्टिव पावर के बराबर होती है। तो ऐसा पूछ ले कि किस सर्किट के अंदर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के बराबर होती है, तो कौन सा सर्किट है वो, कैपेसिटिव सर्किट है। तो यहां पर आप नोट डाल के इसको लिख दें, कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में एपरेंट पावर बराबर होती है लीडिंग रिएक्टिव पावर के। ओके, अब मैंने आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर लीडिंग रिएक्टिव पावर क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टिव पावर के बराबर होती है। लीडिंग रिएक्टिव पावर क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आपका रिएक्टिव पावर है यार, ये अपन रिएक्टिव पावर फाइंड कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, अपन कैपेसिटर में कर रहे हैं। और कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चलती है। देखो यहाँ पर करंट कितनी डिग्री, 90 डिग्री आगे चल रही है। ये वोल्टेज का ग्राफ, ये वोल्टेज इक्वेशन थी, वोल्टेज बाद में चल रही है। यहाँ से अगर अपन एंगल देखें, फेजर डायग्राम देखें, तो ये याद रखें, ये आप याद रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको भ्रमित करेगा। आप डायरेक्ट यही याद रखें तो बेटर रहेगा, क्यों बुक्स में यही डायग्राम अपने पास और डायरेक्ट याद रहता है कि ये वोल्टेज है, वोल्टेज के 90 डिग्री कौन, करंट चल रही है। तो पहले कौन चल रहा है, करंट। तो करंट कितनी डिग्री आगे चल रही है, 90 आगे चल रही है, किस में चल रही है, कैपेसिटर में चल रही है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, लीडिंग रिएक्टिव पावर बराबर होती है किसके, एपरेंट पावर के। ओके, यहां तक स्क्रीनशॉट लें आप। तो अब अपन ने देख लिया था कि एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस देख लिया और एसी के अक्रॉस कैपेसिटर देख लिया। अब अपन देखेंगे एसी के क्रॉस इंडक्टर, कि अपने पास प्योर इंडक्टर अगर अपन एसी में जोड़ दें तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस आता है, कितना लीड करता है, कौन लैग करता है, वो देखेंगे अपन। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इंडक्टर बनाया। ये अपना इंडक्टर होता है, चौक बोलते हैं ना इसको अपन ऐसी सप्लाई दे दी, ये ऐसी सप्लाई दी। कौन सा दिया, V इक्वल वी एम साइन ओमेगा टी सप्लाई दे दी। L आपका इंडक्टर है, I आपकी करंट पास हो रही है। अब एक चीज़ और याद रखें कि इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन देखो, आपको मैंने पहले बताया था कि कैपेसिटर पढ़ाया था इससे पहले, तो कैपेसिटर मैंने बताया था कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, तो इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देता। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करें स्टार्ट। तो यहां पर अपन लिखें कि इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देता, तो V इक्वल एल डी आई अपॉन डी टी हो गया। यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट कर लें इसको कि इंडक्टर
अपने अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देता। ओके, अब अपन चलते हैं कि यार यहां से अगर अपन आई की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है, वोल्टेज की वैल्यू तो पता है Vm sin ओमेगा t है। तो मैं अगर इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को कि यहां से 11th की मैथ स्टार्ट हो जाती है। वैसे देखें कि अगर मेरे पास यहां पर तो अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। अब क्या करना है, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपने को इंटीग्रेशन लेके आना है। इधर मैं लेके आता हूं, तो यहां से मैं इस dt को इधर लेके आया और इस l को भी इधर लेके आया, तो मैं क्या बन जाएगा v अपॉन l डॉट dt इक्वल डी आई, है ना। तो ये डी आई अगर मैं इधर भेजूंगा तो i इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट में वी एल डॉट डी टी। मतलब कहने का कि अब ये जो इंटीग्रेशन करवा रहा है अपने पास, अगर अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट को इक्वल में लेके आते हैं तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये बात डायरेक्ट याद रखें। अब मेरी बात सुने कि यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो अपने पास पता है। L की वैल्यू आपकी देखो, L की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कभी बदल नहीं सकती। अगर आपने 5 हेनरी का इंडक्टर ले तो 5 हेनरी का रहेगा, है ना। तो L की वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो अपन L की वैल्यू क्या करेंगे, अपन बाहर निकाल लेंगे। अब अपन देखते हैं बाहर निकाल के, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन L इंटीग्रेशन Vm। देखो मैं V की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पर डायरेक्ट, Vm साइन ओमेगा टी डॉट डी टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। अब अपन बात करें कि यार ये जो वी ओमेगा इसको मैं बाहर लेके आता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा I इक्वल वी एम एल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वी एम का अपने इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार वी एम तो आपकी वापस कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन होता नहीं है ना। तो बाहर ले लिया, अंदर क्या हो गया आपका साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। यहां तक अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करते हैं कि इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आता है वी एम एल इंटीग्रेशन, तो अपन हटा देंगे और इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा साइन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी। अभी अपने पास ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में वापस ओमेगा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन ओमेगा। हो गया, ये वैल्यू अपने पास मिल चुकी है। अब अपन क्या करें, ओमेगा की वैल्यू को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स वी एम ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो देखो किस प्रकार से करते हैं अपन, इसको साइन में कन्वर्ट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन ओमेगा टी माइनस 90। और अब यहां से अपने पास एक चीज मिल रही है, देखें थोड़ा ध्यान रखें कि नीचे जो अपना पास बन रहा है वो क्या बन रहा है ओमेगा एल बन रहा है। और अपन अगर बात करें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है आपका एक्स एल इक्वल क्या होता है ओमेगा एल। और ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो एक्स एल इक्वल क्या होता है 2 पाई एफ एल इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। याद रखें ये एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चीज का। तो अपन देखें कि ओमेगा एल है, इसको अपन क्या lo सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने इस ओमेगा एल को मैं एक्स लिख रहा हूं। देखें I इक्वल वी एम अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें। अब बात करें कि यार वोल्टेज में अगर अपन करंट वोल्टेज है इसमें अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस के डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास करंट की वैल्यू आएगी। और करंट की वैल्यू कौन सी आएगी, वोल्टेज अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी मैक्सिमम आने वाली है। तो I इक्वल I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 90। अपने पास इक्वेशन नंबर, ये तो अपन ने मानी है इक्वेशन है फर्स्ट, और ये अपने पास होगी इक्वेशन है सेकंड। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग अपन पावर फैक्टर मेजर करते हैं कि पावर फैक्टर अपना क्या आने वाला है। तो अपन दिखते हैं यहाँ पर पावर फैक्टर,
तो देखें पावर फैक्टर के बारे में मैंने यहाँ पर 0 डिग्री रेफरेंस माना है, ये मैंने 0 डिग्री रेफरेंस लिया। अब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चलें, तो वोल्टेज के आगे देखो कोई एंगल नहीं है, मतलब वोल्टेज तो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज कहाँ गया, यहाँ पर वोल्टेज चल रही है। अब देखिए करंट की बात करें तो करंट 90 डिग्री बाद में चल रहा है ना, देखो -90 आ रहा है, तो करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री बाद में चल रहा है, तो इसका बाद में का कहने का मतलब ये बाद में यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अगर अपना क्या चलेगा, आई चलेगा, और कितने डिग्री लैग करेगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा। तो याद रखें जो इंडक्टर होता है उसमें जो आपकी करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। हमेशा याद रखें कि करंट के रिस्पेक्ट में अपन लीडिंग लैगिंग बताते हैं, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में नहीं बताते। यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि वोल्टेज लीड कर रही है, यहाँ पर देखो वोल्टेज लीड कर रही है, पहले चल रही है, तो आप ऐसा कह दो कि यहाँ लीडिंग है, नहीं, करंट के रिस्पेक्ट में अपने को सारा डाटा बताना होता है। यहाँ से अगर अपन पावर फैक्टर देखें तो फाई की वैल्यू तो अपने पास मिल गई कितनी, 90 डिग्री, तो अपना पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर cos 90 बराबर 0। अब देखो 0 कौन सा आया है, क्योंकि करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, तो आपका पावर फैक्टर 0 आएगा, और कैसा आएगा, लैगिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर 0 होता है, पर होता किस नेचर का है, लैगिंग होता है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ी पावर के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पावर क्या रहने वाली है। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन पावर देखते हैं, पावर क्या रहेगी सर्किट के अंदर। अब अपन इस सर्किट में देखते हैं पावर, और सबसे पहले अपन आती है अपने पास कौन सी, एक्टिव पावर। तो अपन एक्टिव पावर चेक करते हैं, अभी क्या रहती है, एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर को पी के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, और क्या होती है, वी आई cos फाई। अब देखो आप अपन जानते हैं कि फाई की वैल्यू अपन ने देखो वहां से निकाल रखी है, वो मैंने मिटाया नहीं है, 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू, cos 90 बराबर है 0, तो P इक्वल कितनी आ गई, 0। तो याद रखें कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो पावर ड्रॉप होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ओके, अब अपन देखते हैं रिएक्टिव पावर और देख लेते हैं अपन। रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर होती है Q इक्वल वी आई साइन फाई। फाई की वैल्यू अपने पास 90 है, फाई की वैल्यू कितनी है, 90, तो अपने पास साइन 90 इक्वल कितना होता है, 1। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल कितना आ गया, वी आई, जो आपकी रिएक्टिव पावर आएगी वो आप डायरेक्ट करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास रिएक्टिव पावर आ जाएगी। अपन एपरेंट पावर देख लेते हैं अब। एपरेंट पावर होती है V इंटू आई, कोई इसके साथ में कोई पावर फैक्टर का मेंशन होता ही नहीं है ना। अब अपन बात करें कि यार इंडक्टिव सर्किट की अगर बात करता हूं मैं, तो इंडक्टिव सर्किट में जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो एपरेंट पावर के बराबर आ रही है। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप लिख दें यहां पर नोट डाल के, एपरेंट पावर इक्वल, अब देखो कौन सी पावर आएगी, लैगिंग पावर आएगी, लैगिंग रिएक्टिव पावर बराबर होती है, कब होती है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर। देखो लैगिंग क्यों लिखा, क्योंकि आपकी करंट कितने डिग्री पीछे चल रही है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, इसलिए लैगिंग लिखा है। और कैपेसिटर में क्या होता है, यही करंट 90 डिग्री ऊपर चलती है। ओके, तो अपन लिखते हैं लीडिंग। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं इनके क्वेश्चंस कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो अपन कैसे आरएमएस करंट फाइंड करते हैं वो देखें। अपने पास जो डाटा दिया गया है वो वोल्टेज V इंस्टेंटेनियस इक्वल 200√2 sin ओमेगा t, अपने पास वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस अपना है वो 5 ओम है ना। तो अब क्या करेंगे यार, अपने को ये पता होना चाहिए पहले तो कि जो आपकी V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इस वोल्टेज की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है। देखो V इंस्टेंटेनियस इक्वल क्या होता है, V मैक्सिमम sin ओमेगा t,
यहां से अगर अपन देखें कि यार ये जो आपकी V मैक्सिमम है तो ये 200√2 जो है ये किसकी वैल्यू है, V मैक्सिमम की वैल्यू है। तो कहने का मतलब जो आपकी V मैक्सिमम है वो कितना है 200√2, मतलब यहां पर जो वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितना वोल्टेज है 200√2, वो भी कौन सा वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज है। अपने को क्या करना है इसमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब करंट की वैल्यू निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो किस प्रकार से होगा। तो अपन यहां क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अपन। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने पे क्या होता है कि V और I का रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये ओम्स ने बताया था। या अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि I इक्वल्स क्या होगा V/R। तो यहां पर I इक्वल्स क्या निकल के आ रहा है आपका, देखो V की वैल्यू किस में है, मैक्सिमम में है ना, तो यहां पर मैंने मैक्सिमम डाला, तो करंट की वैल्यू भी किस में आएगी आपकी, मैक्सिमम में आने वाली है। तो I मैक्सिमम कितनी है 200√2 अपॉन कितना आपका 5 हो गया। यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखो R की वैल्यू 5 है तो 5 डाल दिया, VM की वैल्यू कितनी है 200√2 है तो √2 डाल दिया। अब अपन इसको क्या करते हैं, देखें तो ये कितने पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है, कितना आ गया 40। तो I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पास 40√2 एम्पियर आ गई। अब अपने पास देखो क्या मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट पूछा है क्या, इसने नहीं पूछा, किसमें पूछा, अपने पास आरएमएस करंट पूछा है। तो अपने को क्या करना है, आरएमएस करंट निकालनी है। तो आरएमएस करंट कैसे निकलेगी, अपने पास वही फार्मूला यूज करना है, कौन सा, कि अगर अपने पास आई मैक्सिमम पता है और आई आरएमएस निकालना है तो आरएमएस वैल्यू को फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्सिमम अपॉन √2 फॉर्मूला होता है कि नहीं होता आरएमएस का। तो यहां से अगर पुट कर देंगे तो आर एम एस इक्वल कितना, आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 40√2 अपॉन 2। तो यहां से देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आई आर एम एस कितना प्राप्त हो गया अपने को 40 एम्पियर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर अपने पास यूं पूछ लेता कि इसमें पावर कैलकुलेट करो तो कैसे करते। अब देखो आरएमएस वैल्यू अपने को पता है तो अपने पास पावर नॉर्मली अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे पावर, देखो इसमें पावर ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर, मैं यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट, कि अगर अपने पास ऐसा पूछता रेजिस्टेंस अक्रॉस पावर, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को क्या करनी है, पावर निकालनी है। तो यार अपने पास रेजिस्टेंस अक्रॉस पावर निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगी, P इक्वल आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इक्वल आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है अपने पास 40 का स्क्वायर इंटू आपका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो पावर कितनी आ गई, P इक्वल 16×5 80। तो अपन कह सकते हैं P इक्वल 8 किलो वाट, आंसर आ गया आपका। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, नो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो आप स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अपने देखना है कि सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करें। कोई सर्किट दे दिया, इसमें अपने करंट की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सा। देखें जब अपने पास करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट की कौन सी वैल्यू निकाले, कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, करंट का एवरेज वैल्यू निकालनी है, या फिर करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तीनों में से कौन सी निकालनी है, अपने पास कोई चीज गिवन नहीं है कि आरएमएस निकालना है, एवरेज निकालना है, या फिर आपका मैक्सिमम करंट निकालना है ना। तो इस टाइम आपको याद रखना है कि जब सर्किट में कुछ दिया नहीं जाए, कि आरएमएस नहीं दिया जाए, एवरेज भी नहीं दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो आपने क्या करना है, उस सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ओके तो यहां पर अगर कुछ नहीं दिया गया तो करंट की किस वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं, ये कि करंट की आरएमएस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो मैं लिख देता हूं आई आरएमएस अपने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। और याद रखें जब सर्किट में कुछ नहीं दिया जाता तो उस टाइम अपने को आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके तो अब अपन देखते हैं कि यार सर्किट में आरएमएस वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अपने पास क्या हो जाएगा कि आई मैक्सिमम इक्वल क्या होता है, वी मैक्सिमम अपॉन आर फॉर्मूला होता है। यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है वो इस बार VPP दे रखा है। VPP का मतलब होता है पीक टू पीक वोल्टेज दे रखा है। कहने का मतलब आपको मैं बताता हूं कि यहां पर एक डायग्राम शो किया मैंने, ये लो वेवफॉर्म का डायग्राम है। तो यहां से जो आपकी करंट की वैल्यू दे रखी है वो करंट की वैल्यू आपको क्या, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां से यहां तक कितनी दे रखी है 600 दे रखी है।
अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट की वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जो आपका मैक्सिमम होगा वो कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम होगा। तो कितना आपका मैक्सिमम वोल्टेज आ गया, 300 वोल्टेज है वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ पर 600 अपने को नहीं लेना, अपने को कितना लेना होगा, 300 वोल्टेज लेना होगा। क्यों कि 600 तो आपका पीक टू पीक वोल्टेज है, अपन पीक टू पीक वोल्टेज नहीं ले सकते। ओके, तो अब क्या करेंगे, अपने पास जो डाटा मिल गया वो मैक्सिमम वोल्टेज का मिल चुका है, यहाँ से कितना 300। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो आई मैक्सिमम इक्वल कितना है, वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है अपने पास 300 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 10। तो यहां से 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 13 एम्पियर। अब अपन क्या करेंगे, इसी का अपन आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अपन आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अपने जो गिवन कर निकालना वो क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। और आरएमएस वैल्यू का अपने को फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, आई मैक्सिमम अपॉन √2। तो आई आरएमएस इक्वल कितना हो गया, आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन √2। अब अपने पास जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30 रूट अपॉन √2 आ गई। ओके, तो यहां पर जो करंट की वैल्यू आई है वो अपने पास आई है कौन सी, 30√2 आ गई। अब बात करते हैं अपन कि कभी भी सर्किट में कुछ भी नहीं दिया गया कि कौन सी वैल्यू निकालनी है, उस टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके, तो ये आप एक बार क्वेश्चन करें, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी सर्किट में मैक्सिमम करंट की वैल्यू 100 एम्पियर है, मतलब मैक्सिमम करंट की वैल्यू देर की अपन यहां पर लिख लेते हैं कि जो करंट की वैल्यू कितनी है 100 एम्पियर है। हो गया। अब अपने पास क्या कह रहा है वो कि यहां पर करंट की वैल्यू 100 एम्पियर है और सर्किट में 10 ओम रेजिस्टिव लोड से कनेक्ट है। जो आपका ये सोर्स है वो किससे कनेक्ट, आपका रेजिस्टिव है और कितना ओम का है, 10 ओम का है। तो मैंने आर की वैल्यू कितनी लिख दी, 10 लिख दिया। ओके, अपने को निकालना क्या है, तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाले, मतलब वी वैल्यू निकालनी है, आरएमएस निकालनी है। ओके, तो पहले अपन क्या करेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, तो मैंने लिखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल IR। यहां पर अपन देखें कि जो वोल्टेज की करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ना, तो वोल्टेज की वैल्यू भी किसमें आई आपकी, मैक्सिमम में आने वाली है। तो V मैक्सिमम इक्वल आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है आपकी 100 इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 10। तो यहां से अपने पास V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, अपने पास आ जाएगी 1000 वैल्यू आ जाएगी किसकी, वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है आपका 1000 वोल्ट आ गया। अब अपने क्या करना है, निकालना क्या है, आरएमएस निकालना। वोल्टेज की वैल्यू कौन सी निकालनी है, आरएमएस निकालनी है। तो अब आरएमएस इजीली निकल जाएगा, क्योंकि जब अपने को पता है कि आरएमएस इक्वल कितना होता है, V मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, V आरएमएस इक्वल V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है आपकी 1000 अपॉन √2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, V आरएमएस इक्वल 500 इंटू √2 इंटू √2 अपन लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा आपका √2। अब अपन क्या करेंगे, इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास V आरएमएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 √2 वोल्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अपन ने इस वीडियो के अंदर एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस के क्वेश्चन और उसको ड्राइव करके देखा कि अपने पास किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप एक दो बार जरूर देखें, जिससे आपका क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपने को एक सर्किट के अंदर किस प्रकार से अपने को वैल्यू फाइंड करते हैं। करंट की वैल्यू जो 3 प्रकार की होती है वो अपन किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो मैंने यहाँ पर बताया है। जो अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है एसी के अक्रॉस RL सर्किट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।